नमस्ते, मैं पूजा जैन आज से आपका थर्ड ईयर का फिजिक्स का कोर्स स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो देखिए, इसमें आपके 3 पेपर्स है। फर्स्ट पेपर है क्वांटम मैकेनिक्स का, दूसरा पेपर है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स का और थर्ड पेपर है हमारा सॉलिड स्टेट फिजिक्स का। अभी हम लोग सबसे पहले फर्स्ट पेपर जो कि क्वांटम मैकेनिक्स है वो पढ़ेंगे। तो देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स का आपने नाम पहले भी सुना हुआ होगा क्वांटाज वगैरह के वजह से। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स हम लोग पढ़ते क्यों हैं। तो हम लोगों ने पहले पढ़ी हुई है क्लासिकल मैकेनिक्स, राइट। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोगों की बहुत सारी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, जिनको हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू जब एक्सप्लेन करते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। इसी डिफ़िकल्टीज़ को कम करने के लिए हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हैं। दैट मीन्स क्लासिकल मैकेनिक्स से हम लोग बहुत सी ऐसी जो क्वांटिटीज़ होती हैं उसको ईजिली पढ़ सकते हैं, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स से पढ़ने में बहुत टफ पड़ता है। तो देखिए, हमारी जो फर्स्ट यूनिट है क्वांटम मैकेनिक्स की, वो है डिफ़िकल्टीज़ इन क्लासिकल मैकेनिक्स। मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स में जो परेशानियां हैं, दिक्कतें आती हैं, वो उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दैट मीन्स कृष्णिका विकिरण। तो देखिए, कृष्णिका विकिरण दैट मीन्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ब्लैक बॉडी क्या होती है, मतलब कृष्णिका क्या होती है। आप लोगों को वैसे पता होगा कि ब्लैक बॉडी क्या होती है, हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। देखिए, ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है, मतलब एक ऐसी वस्तु होती है जिसके ऊपर हम लोग जितनी जो भी रेडिएशंस डालेंगे वो सारे के सारे रेडिएशंस को वो एब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब उसकी जो सतह है उसके ऊपर जितनी भी विकिरण होगा, मतलब जो भी रेडिएशन इंसिडेंट होगी, वो सारी की सारे को वो एब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी, क्योंकि वो सारे के सारे को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो देखिए, ब्लैक बॉडी हम लोग नॉर्मली कैसे बना सकते हैं। तो ब्लैक बॉडी हमारा क्या होता है, नॉर्मली एक हीटेड चैम्बर होता है जिसमें हम लोग एक छोटा सा होल कर देते हैं और उसकी जो इनर सरफेस है हम लोग उसे ब्लैक कर देंगे। तो इसके अंदर जितनी भी आएगी, तो देखिए यहाँ पर ऐसे आई तो ये रिफ्लेक्ट हुई, लेकिन ये अंदर की अंदर ही रह जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी। तो ऐसी बॉडीज़ को हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी, मतलब कृष्णिका। देखिए, इनकी ब्लैक बॉडीज़ की एक प्रॉपर्टी होती है, एक सेम टेम्परेचर में, मतलब समान ताप के ऊपर जो ब्लैक बॉडीज़ होती हैं वो सारी की सारी सेम एमिशन शो करती है। मतलब सभी कृष्णिका समान उत्सर्जन शो करती है, और इनका जो उत्सर्जन होता है, मतलब एमिशन होता है, वो ओनली एंड ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बॉडी पर डिपेंड नहीं करता। मतलब इसका जो उत्सर्जन होता है वो सिर्फ और सिर्फ ताप पर निर्भर करता है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज़, मतलब कृष्णिका विकिरण के गुणधर्म। तो देखिए, ल्यूमर और प्रिंसटन ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक बिल्कुल एक्यूरेट एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट के थ्रू, एक सटीक प्रायोगिक मापन के थ्रू उन्होंने क्या किया, कृष्णिका विकिरण का अध्ययन किया। तो उन्होंने क्या किया, उनका जो ऊर्जा घनत्व होता है उसको लैम्डा के साथ एक नियत ताप के ऊपर स्टडी किया। मतलब एक नियत ताप ले लिया, ब्लैक बॉडी मानी हम लोगों ने, ये ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर T है, तो उसका उन्होंने एनर्जी डेंसिटी का लैम्डा के साथ में वेरिएशन को उन्होंने नोट किया। तो एनर्जी डेंसिटी और लैम्डा के बीच में देखिए, इसलिए उनका ग्राफ आया। ये आप लोग देख सकते हैं, ये 1059 केल्विन पर है, ये 1259 केल्विन पर है, ये 1449 केल्विन पर है, ये 1646 केल्विन पर है, लैम्डा और यू लैम्डा के बीच में। तो इस ग्राफ के थ्रू हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको पता लगा सकते हैं। पहली चीज़ कि देखिए, हम लोग देख सकते हैं ये जो ग्राफ है हमारा वो कंटिन्यूस है, मतलब ये जो वक्र है हमारा ऊर्जा घनत्व वितरण का वक्र जो है हमारा वो सतत है। सतत होने से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि किसी भी वेवलेंथ की बात करें, देखिए ये कहीं पे भी जीरो नहीं हो रहा है, ये ऐसे जाएगा, इधर की साइड जाएगा। मतलब हर एक वेवलेंथ के ऊपर, हर एक टेम्परेचर के ऊपर ब्लैक बॉडी कुछ ना कुछ एमिशन शो करती है। मतलब कृष्णिका विकिरण उत्सर्जित होता है हर एक तरंग दैर्ध्य के लिए और हर एक ताप के ऊपर, राइट। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी कि टी जो है, मतलब हमारा ताप जो जैसे जैसे बढ़ेगा तो हमारा यू लैम्डा है वो भी बढ़ने लग जाता है। दैट मीन्स कृष्णिका का ताप बढ़ाने से वो जो उत्सर्जित कृष्णिका विकिरण का ऊर्जा घनत्व है हमारा, वो भी सभी तरंग दैर्ध्यों के लिए बढ़ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए 1059 के ऊपर 1259 वाला कर्व है, मतलब सारी वेवलेंथ्स के लिए ही इसका जो एनर्जी डेंसिटी है वो इंक्रीज हो गई है। थर्ड प्रॉपर्टी होती है, एक दिए गए ताप पर, मतलब एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर जो हमारा तरंग दैर्ध्य हम लोग बढ़ाते हैं,
देखिए 0 से हम लोग तरंग दैर्घ्य को बार बार बढ़ाते ही जाएंगे। तो सबसे पहले तो क्या होगा, यू लैम्डा का मान बढ़ेगा, फिर एक मैक्सिमम आ जाएगा, मतलब एक अधिकतम पर जाने के बाद में वो यू लैम्डा का मान वापस से गिरने लग जाएगा, मतलब इस तरीके का कुछ कर्व मिलेगा। ये होती है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। और इसमें देखिए जिस पर हमारी ये यू लैम्डा की वैल्यू है वो मैक्सिमम होती है जिस तरंग दैर्घ्य के लिए, उस तरंग दैर्घ्य को हम लोग बोलते हैं लैम्डा मैक्सिमम। तो अब हम लोग देखते हैं लैम्डा मैक्सिमम से रिलेटेड ही प्रॉपर्टी, वो हो गई हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। तो देखिए हमारा जो लैम्डा मैक्सिमम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के, मतलब जैसे जैसे हम लोग ताप बढ़ाएंगे तो लैम्डा मैक्सिमम हमारा वो कम वेवलेंथ की तरफ खिसकता जाएगा। वो हम लोग इस कर्व में भी देख सकते हैं। देखिए जैसे ही हम लोगों ने ताप बढ़ाया तो हमारा ये लैम्डा मैक्सिमम पहले यहाँ पे आ रहा था, अब लैम्डा मैक्सिमम हमारा इधर चला गया, फिर लैम्डा मैक्सिमम और इधर चला गया, फिर लैम्डा मैक्सिमम और इधर चला गया। दैट मीन्स जैसे जैसे हम लोग ताप बढ़ा रहे हैं लैम्डा मैक्सिमम नीचे की साइड में खिसकता जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं लैम्डा मैक्सिमम जो होगा हमारा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टी के। तो लैम्डा मैक्सिमम टी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू बी, राइट, जो कि हमारा होता है 2.898 इंटू 10⁻³ मिली कैल्विन के इक्वल, मीटर कैल्विन के इक्वल। यही हमारा होता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, मतलब वीन का विस्थापन नियम। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। और जो बी होता है हमारा उसको बोलते हैं हम लोग वीन्स कांस्टेंट, मतलब वीन का नियतांक। फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि अधिकतम उत्सर्जित ऊर्जा घनत्व जो होता है हमारा वो ताप के साथ बहुत तेजी से इंक्रीज होता है, मतलब यू लैम्डा होगा लैम्डा मैक्सिमम टी के लिए वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है T⁵ के इक्वल। अब सिक्स प्रॉपर्टी हमारी होगी एक नियत ताप पर, मतलब एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर जो एरिया होगा स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी कर्व और वेवलेंथ के बीच में वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है T⁴ के, मतलब उत्सर्जित ऊर्जा घनत्व वक्र और तरंगदैर्घ्य अक्ष जो होगा उन दोनों के बीच का जो क्षेत्रफल होगा वो T⁴ के समानुपाती होता है। दैट मीन्स ये देखिए 10959 हम लोगों ने एक नियत ताप ले लिया, उस पर हम लोग देखें इसके अंदर का एरिया, जो एरिया होगा हमारा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा T⁴ के। वैसे ये वाला जो होगा ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा 1059 के। वैसे ये वाला एरिया जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा ये पूरा का पूरा 1259 के। तो इस लॉ को हम लोग बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ। और उसमें जो सिग्मा आएगा हमारा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट उसको हम बोलते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट, जो कि इक्वल होता है 5.67 वाट पर मीटर स्क्वायर K⁴। तो देखिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाने के लिए हम लोग बेसिकली दो थ्योरीज है क्लासिकल थ्योरीज जिनको यूज़ करते हैं, वीन्स रेडिएशन लॉ, वीन का विकिरण नियम, और दूसरा था रेले जीन्स रेडिएशन लॉ, मतलब रेले जीन का विकिरण नियम। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वीन रेडिएशन लॉ, मतलब वीन का विकिरण नियम। तो देखिए ये 1893-94 के टाइम पे बना था, मतलब वीन ने दिया था। ये हम लोग इसमें क्या करते हैं स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो इस स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ से हम लोग पास क्या रहा था E=0 to ∞ u लैम्डा डी लैम्डा जो होता है T⁴ के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, राइट। तो देखिए ये कब हो सकता है, ओनली ये तभी हो सकता है जब यू लैम्डा जो है हमारा यू लैम्डा टी वो f लैम्डा टी अपॉन λ⁵ की फॉर्म में लिखा जाए। तो f लैम्डा टी निकालने के लिए वीन ने एक एनालॉजी, मतलब एक प्रयास किया। उसमें उन्होंने ये माना कि जो ये f लैम्डा टी उसको रेडिएशन जो होती है कैविटी के अंदर वो एक तरीके से वैसे कंसिडर कर सकते हैं जैसे कि जब इक्विलिब्रियम में आइडियल गैस होती है उसमें बोल्ट्जमान का जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है उससे कंसिडर करके हम लोग ये निकाल सकते हैं। तो इसमें उन्होंने देखिए जब हम लोग बोल्ट्जमान एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ते हैं आइडियल गैस के लिए इक्विलिब्रियम में, मतलब बोल्ट्जमान का ऊर्जा वितरण फलन पढ़ते हैं आदर्श गैस के लिए साम्यावस्था में, तो वो डायरेक्ट होता है E⁻⁻ के। तो वैसे ही जो हमारा गुहा मतलब कैविटी के अंदर जो विकिरण होगा वो होगा E⁻⁻ के प्रोपोर्शनल। तो देखिए इससे हमारा क्या हो जाएगा, जो हायर एक फ्रीक्वेंसी की जो रेडिएशन होगी हमारी वो लेस लाइकली होगी, मतलब लेस प्रोबेबल होगी, जैसा कि हम लोग को चाहिए, और वो इस फंक्शन के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब ज़्यादा आवृत्ति पर जो विकिरण की जो प्रायिकता है हमारी वो कम होगी इसकी वजह से, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं यू लैम्डा जो होगा यू लैम्डा टी E⁻λ⁴ एक्सपोनेंशियल ऑफ -E⁻λ के इक्वल होगा। अब देखिए
इससे हम लोग लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा मैक्सिमम है वो हमारा a/5t के इक्वल आएगा। तो लैम्डा मैक्सिमम t जो होगा हमारा वो कांस्टेंट होता है b के इक्वल, जो कि हमारा था वीन का डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब हम लोग देखते हैं वीन रेडिएशन लॉ के सक्सेस और फेलियर, मतलब ये कहाँ पे सही थी और कहाँ पे ये फेल हो गई। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सक्सेस। तो वीन का विकिरण नियम कहाँ कहाँ पे सफल है। तो देखिए वीन के विकिरण नियम से हमारे पास ये फॉर्मूला आता है u लैम्डा लैम्डा टी जो होगा वो a/λ⁴ एक्सपोनेंशियल a/λ⁵ के इक्वल होगा। तो देखिए इसके बेसिस पे हम लोग को क्या आएगा, u लैम्डा पीक करेगा लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा मैक्सिमम पे, जो कि हमारा एक्सपेरिमेंटली भी वैसा ही आना चाहिए। तो ये वाली सक्सेस है हमारी। दूसरा लैम्डा मैक्सिमम हमारा वो इनवर्स प्रोपोर्शनल टू टी के, वो भी हमारी सक्सेस है। थर्ड चीज़ हमारी देखिए जब लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा मैक्सिमम पर लैम्डा मैक्सिमम टी जो होगा हमारा वो पी के इक्वल होगा। तो देखिए उसको यूज़ करने से हमारे पास ये आ रहा है यू लैम्डा लैम्डा मैक्सिमम टी जो होगा हमारा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा t⁵ के। हम लोगों ने क्या किया, लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा मैक्सिमम है हमारा, तो लैम्डा मैक्सिमम के ऊपर लैम्डा मैक्सिमम को हम लोग लिख सकते हैं b/t के इक्वल। तो हम लोगों ने b/t⁵, तो ये लैम्डा जो आएगा हमारा और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का t⁵, वो भी हमारी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स से मेल खाती है, मतलब प्रायोगिक परिणामों से हमारी मेल खाती है। अब हम लोग देखते हैं इसका फेलियर। देखिए फेलियर के लिए हम लोग क्या करेंगे, छोटी तरंग दैर्ध्य पे तो हमारा क्या होगा एक्सपोनेंशियल a⁴ वाला है फैक्टर वो हाई होगा, इसलिए हमारा ये वाला भाग जो है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, मतलब लैम्डा इंक्रीज करने पर यू लैम्डा भी हमारा इंक्रीज होगा। और बड़ी तरंग दैर्ध्य पे हमारा क्या होगा एक्सपोनेंशियल a/λ⁵ वाला भाग तो छोटा हो जाएगा और λ⁵ है वो वाला डोमिनेट करेगा फैक्टर, मतलब दीर्घ तरंग दैर्ध्य पे जो है हमारा λ⁵ वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा, मतलब लैम्डा इंक्रीज होगा हमारा तो यू लैम्डा डिक्रीज होगा। तो देखिए ये तो हमारा गुणात्मक रूप था उससे बिल्कुल मेल खाता है, मतलब पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा। लेकिन अब देखते कि कहाँ पे प्रॉब्लम आई। तो देखिए जब हम लोग एक्सपेरिमेंटल कर्व और इसको ड्रॉ करते हैं एक साथ में तो ये कुछ इस तरीके का आता है, मतलब जब लैम्डा की हायर वैल्यूज़ के लिए एक्सपेरिमेंटल और वीन वाला है कर्व वो दोनों डिफरेंट हो जाते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये जो वीन डिस्प्लेसमेंट लो है वो लैम्डा छोटी लैम्डा के लिए तो वैलिड है लेकिन हायर लैम्डा के लिए वैलिड नहीं होता। तो ये वाला तो फेल हो गया वीन वाला लो हायर वेवलेंथ के लिए, इसलिए हम लोग दूसरा लॉ आया रेले जीन्स लॉ। अब हम लोग वो पढ़ते हैं। तो देखिए ये जो रेले जीन्स लॉ था वो 1900 में दिया गया था और ये किस पे बेस्ड था, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के ऊपर, ऊर्जा के समान विभाजन के आधार पर ये हुआ था। तो देखिए यदि हम लोग को यून्यू और यू लैम्डा के बीच में रिलेशन निकालना होगा तो यून्यू क्यों होगा हमारे पास यू लैम्डा डी लैम्डा अपॉन डी न्यू का मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा यून्यू अपॉन सी न्यू स्क्वायर के इक्वल, राइट। अब देखिए जब हम लोग कैविटी के अंदर रेडिएशन की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम देखें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगी हमारी वो नंबर ऑफ मोड्स आ जाएंगे, एन न्यू डी न्यू के इक्वल हो जाएगा 8π⁴ अपॉन सी क्यू डी न्यू के इक्वल। तो देखिए मैक्सवेल बोल्ट्जमान के इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पे, मतलब मैक्सवेल बोल्ट्जमान के ऊर्जा के समान बंटन के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं एक स्वतंत्रता की कोटि की जो औसत ऊर्जा होगी, मतलब एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो औसत ऊर्जा होगी हमारी वो KT के इक्वल होगी। इस बेसिस पर जो एवरेज एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी KT है तो न्यूटी जो होगा हमारा वो जाएगा NU KT के इक्वल, तो इसलिए कर देंगे NU की वैल्यू वाली डाल देंगे तो इससे पास न्यूटी जो है हमारे पास 8π⁴ KT अपॉन सी क्यूब के इक्वल। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं रेले जीन्स लॉ फेल कहाँ पे होता है। तो रेले जीन्स लॉ है उसको जब हम लोग इसके तरह ड्रॉ करते हैं तो देखिए ये हमारा छोटी वेवलेंथ के ऊपर तो अलग अलग हो जाएगा और हायर वेवलेंथ पे ये सेम सा हो जाएगा। दैट मीन्स रेले जीन्स लॉ जो है हमारा वो छोटी वेवलेंथ के लिए फेल हो जाता है। दैट मीन्स वीन वाला तो हायर वेवलेंथ के लिए फेल हो जाता है, रैली वाला छोटी के लिए फेल हो जाता है। दैट मीन्स क्लासिकल थ्योरी हमारी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को सारी एक साथ एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, यही हमारी प्रॉब्लम थी। अब उसको हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।